ये कहानी एक उदास शाम की है, जब मन के पहिए थमने लगे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक मासूम हंसी ने सब बदल दिया। क्या गरीबी में छिपी खुशी महज दिखावा है, या जीवन जीने का कोई गहरा राज? चलिए सुनते हैं रूह को सुकून देने वाली कहानी। अकारण मन कुछ ठीक नहीं था। कभी कभी कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। कुछ पढ़ने में मन नहीं लगता, न कुछ सोचने की इच्छा होती है, और न ही किसी से बात करना ही भाता है। ऐसा महसूस होता है मानो मन के पहिए का तेल यानी ऑयल खत्म हो गया हो। अगर समय रहते इसमें ऑयल नहीं डाला गया तो ये चक्का घूमना बंद कर देगा। धीरे धीरे इसमें जंग लग जाएगा और फिर न जाने कब एक दिन अचानक फुस होकर सब कुछ हमेशा के लिए थम जाएगा। जिलेपाड़ा दिल्ली में ताश खेलने का एक पुराना ठिकाना था। मैं वहीं चला गया। वहीं पुराने यार दोस्त जुटे हुए थे, पर आज ताश के पत्तों में वो मजा नहीं आ रहा था। ताश की बाजी जीत जाऊंगा, आमतौर पर इस ख्याल से ही मुझे कितना उत्साह और आनंद मिलता है। और आज मन कहने लगा, मान लो जीत भी गया तो आखिर उससे क्या हासिल हो जाएगा। उन लोगों की गप्पें भी अब अच्छी नहीं लग रही थी। सब कुछ बेमानी लग रहा था, एकदम अर्थहीन। वो नीचा सा बैठक खाना, दीवारों से झड़ता हुआ चूना और प्लास्टर, वही एक जैसी सस्ती और पुरानी तस्वीरें यानी ओलियोग्राफ, कालिया दमन, अन्नपूर्णा का भिक्षादान और न जाने क्या क्या बेतुके से प्राकृतिक नज़ारे यानी लैंडस्केप। वही एक जैसी घिसी पिटी बातें जो मैं न जाने कब से सुनता आ रहा हूं। अचानक मेरा मन खिन्न और विमुख हो गया। सब बेकार है, सब बेमतलब है। मैंने अपने बगल में बैठे एक शख्स से पूछ ही लिया, क्या आपको ये सब वाकई अच्छा लग रहा है? क्या आपके मन में किसी तरह का? वो बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देखने लगा। बोला, क्यों भाई, भला अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आखिर क्या बात हो गई, कुछ बताइए तो सही। ये सुनकर मेरा मन और भी कड़वाहट और विरक्ति से भर गया। किसी काम का बहाना बनाकर मैं फौरन वहां से बाहर निकल आया। शाम के 4 बज रहे थे। गलियों में फेरी वाले अपनी लंबी आवाजें लगा रहे थे। बच्चे अपने बस्ते और दफ्तर थामे स्कूल से घर लौट रहे थे। कहीं नल से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। गलियों के मोड़ पर बने चबूतरे अभी से गपशप की महफिलों और ठहाकों से गुलजार होने लगे थे। एक बेहद संकरी और अंधेरी सी गली, और ठीक बगल में नगर पालिका का एक सार्वजनिक स्नानागार यानी नहाने की जगह। मेरा इस गली से अक्सर आना जाना लगा रहता है। नगर पालिका के उस स्नानागार के बगल में खपरेल की एक छोटी सी झोंपड़ी या कमरा है। वो कमरा और उसमें रहने वाले लोग हमेशा से ही मेरी जिज्ञासा और कौतूहल का विषय रहे हैं। महज 5 हाथ लंबा और चौड़ाई में भी लगभग उतना ही होगा। बस इतना सा ही है वो कमरा। इतने से छोटे से दायरे में एक पूरा परिवार रहता है, पति पत्नी और उनके 2 नन्हे बच्चे। जब तक अपनी आंखों से देख ना लो, विश्वास करना मुश्किल है कि इतने छोटे से कमरे में इतने सारे लोग अपने साजो सामान और ज़रूरतों के साथ कैसे गुजारा कर लेते होंगे। पर सबसे ज्यादा हैरान और अचंभित कर देने वाली बात तो ये है कि उस 5 हाथ के कमरे के एक ही कोने में उनकी रसोई भी है। मैं जब कभी वहां से गुजरता हूं तो अक्सर देखता हूं कि उनके चूल्हे पर कुछ न कुछ पकने के लिए चढ़ा ही रहता है। वो बहू अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए कभी खाना पका रही होती है तो कभी दूध उबाल रही होती है। उसे देखकर उसकी उम्र का सही अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वो 23 साल की भी लग सकती है, 30 की भी, और शायद 40 की भी हो सकती है। उसने एक अधमैली सी साड़ी पहन रखी है जो घूंघट के पास से फटी हुई है। हाथों में लाल रंग के कड़े या चूड़ियां हैं। चेहरा एकदम फीका और कांतिहीन है, जिस पर एक तरह की नासमझी और जड़ता की परछाई पुती हुई है। उसका पति शायद किसी कारखाने में मिस्त्री का काम करता है। 1-2 बार शाम ढलने से पहले लौटते हुए मैंने उसे देखा है। वो पूरी तरह कालिख और गंदगी से सना हुआ एक छोटी सी बाल्टी हाथ में लिए बगल वाले स्नानागार में नहाने के लिए घुस रहा होता है। आज भी मैंने उन्हें देखा। वो स्त्री दरवाजे के पास अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और उसे बड़े दुलार से पुचकार रही थी। उसने एक पल के लिए बड़ी ही मासूम और नासमझ नजरों से मेरी ओर देखा। वो कबूतर के दरबे जैसा छोटा सा कमरा, सरकंडों की बनी दीवारों पर मिट्टी का लेप लगा हुआ और उस पर जगह जगह पुराने अखबार चिपके हुए थे। वे अखबार भी अब वक्त की मार से पीले और बेरंग हो चुके थे। रस्सी की एक अलगनी पर कुछ मैले कुचैले कपड़े लटक रहे थे। ये सब देखकर मेरा मन और भी ज्यादा बुझ गया। मैं उदास हो गया। आखिर ये लोग इस तरह के जीवन में कैसी खुशी तलाशते होंगे? कैसे जी रहे हैं ये? कितनी बेमानी और अर्थहीन है इनकी हस्ती। आखिर किस लिए है इनका अस्तित्व? सोचता हूं वो छोटा सा बच्चा बड़ा होकर आखिर क्या बनेगा।
वही अपने पिता की तरह कारखाने में मिस्त्री बनेगा ना, और फिर इसी तरह की किसी खपरैल वाली झुग्गी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी मैली, बदसूरत, अंधेरी और बेमानी जिंदगी के दिन एक एक करके काटते हुए आगे बढ़ेगा, एक ऐसी मौत की तरफ जो इस जीवन से भी कहीं ज्यादा लाचार और दीनहीन होगी। पर फिर भी वो माँ कितनी लगन और ममता के साथ अपने बच्चे को सीने से लगाकर लाड़ कर रही है। न जाने मन में कितनी उम्मीदें और कितनी मीठे सपने संजोए होंगे। लेकिन यहां भी मेरे मन में एक शक पैदा हुआ, क्या उस स्त्री में इतना दिमागी विज्ञान या उतनी बुद्धि भी है कि वो कोई सपना देख सके? क्या उसके पास कोई कल्पना शक्ति है? क्या वो खुद को किसी ऐसी स्थिति में देख पाने की ताकत रखती है जो फिलहाल तो नहीं है पर भविष्य में हो सकती है? ऐसी कोई आस? क्या वो अपनी दबी हुई साध और अरमानों को मन ही मन कोई रूप दे सकती है? क्या वो अपने इस तंग और बदसूरत वर्तमान को एक रोशन और सुनहरे भविष्य की कल्पना में कहीं भुला सकती है? बड़ी सड़क के मोड़ पर किताबों की उन पुरानी दुकानों को टटोलता हुआ मैं यूं ही इधर उधर टहलता रहा। वहां पुरानी किताबों और पत्रिकाओं का एक विशाल अंबार लगा था, पर सच कहूं तो उनमें से ज्यादातर महज कूड़ा करकटी थीं, आलसी और अपरिपक्व दिमागी ख्यालों से उपजी हुई बेमतलब की चीजें। भड़कीले कवर वाली ओछी विदेशी कहानियां यानी नॉवेल्स और सिनेमा की पत्रिकाओं के सिवा वहां कुछ खास न था। आम दिनों में मैं यहां बड़ी बारीकी से एक एक पन्ना उलट पुलट कर देखता हूं कि शायद कुछ काम की चीज हाथ लग जाए, पर आज जैसे मेरे भीतर वो सब्र और धीरज ही पूरी तरह खत्म हो गया था। मेरे मन के आसमान की हालत आज किसी घिसे हुए पुराने सिक्के जैसी हो गई थी। उसमें ना तो नीले आकाश का वो अलौकिक सौंदर्य था और ना ही बारिश वाले उन काले बादलों की श्याम वर्ण छटा। बस एक अजीब सा मटमैला फीकापन था, बिल्कुल उस घिसे हुए बेजान सिक्के की तरह। मेरा मन उलझनों से भरा था। क्या मैं कोई फिल्म यानी सिनेमा देखने चला जाऊं, या आउटराम घाट की ओर सैर पर निकलूं, या फिर कहीं एकांत में बैठकर कड़क गरम चाय की चुस्कियां लूं, या फिर झील यानी लेक की तरफ अपने कदम बढ़ाऊं। मेरा मन किसी एक बात पर टिक ही नहीं पा रहा था। तभी धर्मतला के गिरजाघर यानी चर्च के सामने मेरी नजर लोगों के एक भारी मजमे यानी भीड़ पर पड़ी। अंग्रेजी लिबास पहने एक आदमी फुटपाथ पर पूरी तरह बेसुध और बेजान सा पड़ा था। उसका धड़ और उसका सिर एक दूसरे के साथ इतने अजीब और खौफनाक कोण पर मुड़े हुए थे कि पहली नजर में ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान निकल चुकी हो। तभी दो सार्जेंट वहां आ धमके। भीड़ में खड़े लोगों का कहना था कि वो सामने वाली इमारत के नीचे बने बाथरूम में इसी हालत में पड़ा मिला था। इमारत के पहरेदारों ने जैसे तैसे उसकी उस सुध-बुध खो चुकी देह को थामकर एक टैक्सी में डाला और ना जाने उसे कहां लेकर चले गए। उस अनजान शख्स को देखकर मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हमदर्दी और सहानुभूति जाग उठी। न जाने क्यों उस भोली भाली और नासमझ बहू को देखकर मेरे भीतर जो दया का भाव नहीं जागा था, वो इस बेसुध पड़े शराबी को देखकर बुरी तरह उमड़ पड़ा। वो बेचारा शायद अपनी सूनी जिंदगी में खुशी का एक कतरा तलाशने निकला था। उसने अपने लिए कोई एक रास्ता चुना भी था। अब वो रास्ता गलत रहा हो या फिर सही, ये भला कौन तय कर सकता है? उस पल के उसके तजुर्बों की कीमत क्या थी और उसके सुख की सच्चाई का पैमाना क्या था, ये तो सिर्फ वही जान सकता है। लेकिन अफसोस, वो तो इस वक्त पूरी तरह बेसुध था। मैं टहलता हुआ कर्जन पार्क के सामने आ गया। वहां मैंने देखा कि बारिश के डर से बहुत से नौकर और आया साहबों के नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर फुटपाथ पर बनी गाड़ी बरामदे की छांव के नीचे बैठे थे। रिमझिम बारिश अब थोड़ी बढ़ने लगी थी, सो मैं भी वहीं खड़ा हो गया। मेरी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जिसके बाल सुनहरे और घने घुंघराले थे, आंखें एकदम नीली और उम्र रही होगी कोई 1.5 या 2 साल। उसने अपने नौकर की टोपी जो जमीन पर गिर गई थी उसे उठा लिया और लड़खड़ाते हुए डगमगाते कदमों से उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी मशक्कत के साथ अपना नन्हा सा हाथ ऊपर उठाया और नौकर के सिर तक पहुंचकर उसे टोपी पहनाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही टोपी उसके सिर पर टिक जाती, वो बच्चा अपने छोटे छोटे हाथ हिलाकर और गर्दन मटकाकर अपने बिना दांत वाले मुंह से खिलखिलाकर इस कदर हंसता कि खुशी से लोटपोट हो जाता। पर टोपी उसके सिर पर ठीक से जम नहीं पा रही थी और थोड़ी ही देर में फिसलकर नीचे गिर जाती। वो नन्हा बालक फिर से उतनी ही मेहनत से टोपी उठाता और उसे सिर पर रख देता। फिर वही मासूम हंसी, वही हाथ पैर का चलाना और वही मस्ती भरा नाच। हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई देख नहीं रहा था और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि कोई उसे देखे।
उसका नौकर पास में बैठी एक दूसरी आया के साथ गहरी और अंतरंग बातों में इतना मशगूल था कि उसे रत्ती भर भी ख्याल नहीं था कि वो बच्चा आखिर कर क्या रहा है। पास में खेल रहे दूसरे बच्चे भी अभी बहुत ही छोटे थे। वो बच्चा बस अपनी ही मौज में मगन होकर बार बार वो टोपी पहनाने का खेल खेल रहा था। मैं किसी सम्मोहित इंसान की तरह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता ही रह गया। उन कोमल और सुकुमार हाथ पैरों की वो अद्भुत लय, वो सजीवता, वो बेसाख्ता और निश्चल उल्लास और वो अलौकिक सुंदरता। खुशी की अधिकता में वो बच्चा बार बार आगे की ओर झुक जाता, खिलखिलाकर हंसता और अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियां कभी ऊपर उठाता तो कभी नीचे गिराता। उस नन्हे से मन की उमंग और उत्साह का वो कितना विचित्र, कितना साफ और बिना लफ्जों वाला संदेश था। मैं अपनी आंखें उस दृश्य पर से हटा ही नहीं पा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो अचानक किसी ऐसे अनदेखे और अनपेक्षित सौंदर्य के साक्षात दर्शन हो गए हों जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं काफी देर तक वहीं मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। तभी अचानक उस नौकर को जैसे होश आया। उसने आया के साथ अपनी लंबी गप्पे बंद की और बच्चे की ओर मुड़कर उसके नन्हे हाथों से वो टोपी झपट ली और फिर उसे बगल में खड़े एक प्रैम्बुलेटर यानी बच्चों वाली गाड़ी के भीतर रख दिया। उस मासूम बच्चे का खिला हुआ चेहरा अचानक बुझ गया, जैसे खिली हुई धूप पर अचानक काले बादल छा गए हों। वो लड़खड़ाते कदमों से उस प्रैम्बुलेटर के पास जाकर खड़ा हो गया, पर वो उसकी ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊंचा था। उस नंगे के छोटे छोटे हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उसने एक बार बड़ी ही बेबसी और लाचारी के साथ यहां वहां देखा और फिर निराश होकर चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ गया। उधर वो नौकर तो फिर से उस आया के साथ अपनी बातों में पूरी तरह मगन हो चुका था। मैं वहां से उठा और करजंग पार्क की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूब रहा था और शाम की लाली चारों ओर फैल रही थी। गंगा के उस पार का आसमान गहरे सुर्ख लाल और सुनहरी आभा से रंगा हुआ था। मैंने गहराई से महसूस किया कि उस बच्चे के मन का वो निष्पाप और बेमानी सा दिखने वाला आनंद न जाने कब और कैसे अनजाने में ही मेरे उदास मन के भीतर भी समा गया था। अब मुझे खपरेल की उस छोटी सी झुग्गी में रहने वाली वो स्त्री कतई नासमझ या जड़ महसूस नहीं हो रही थी। समा